तो आपको मजदूरी मिलना चाहिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलनी चाहिए, अनुच्छेद 43 में था न। अब आगे आते हैं अगला अनुच्छेद, जो कि समझना सिर्फ है, बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है कि यदि हमारे देश में समान सिविल संहिता यानी सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह अलग अलग प्रावधान है ना, सभी के लिए समान विधि संहिता। विधि माने क्या होता है? कानून। यानी जो हमारे देश के या हमारे राज्य के जो नागरिक है, सभी के लिए विवाह का प्रावधान समान रहेंगे, है ना। और तलाक की भी शर्त समान रहेंगी। तलाक अभी क्या था? अभी अगर आप किसी, अब इस्लाम में कोई व्यक्ति है और वह अपनी पत्नी को तलाक देने का इस्लाम में पढ़ती है कि 3 बार उसको तलाक 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 बोला जाए तो वो क्या होता है? विवाह टूट जाता है। विवाह क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन क्या हुआ, यह जो बात है वह इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों से है ना। हिंदू में क्या है? शादी करने के लिए पंडित जी आते हैं, विधि विधान होता है, मांग में सिंदूर भरी जाती है, बारात जाता है। जबकि इस्लाम में शादी को एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, अनुबंध माना गया है कि फलना महिलाओं के साथ फलना पुरुष जो है इतने वर्षों का साथ रहने का अनुबंध किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को कबूल कराने वाले जो होते हैं वो काजी होते हैं ना, क्या होते हैं? मौलवी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो भाई शादी का तरीका अलग अलग हो सकता है। हमारी शादी का तरीका अलग हो सकता है, ईसाई की शादी का तरीका अलग हो सकता है, इस्लाम में शादी के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन विवाह की रीतियां अलग हो सकती है, लेकिन तलाक और जीवन व्यतीत करने का तरीका समान रहेगा। यह क्या अनुच्छेद कितना में कहा गया है? अनुच्छेद 44 में कहा गया। पहले जो ट्रिपल तलाक था वो मान था, अब अमान है। अगर किसी महिला को कोई पुरुष तलाक देता है तो महिला कोर्ट जाकर अपील कर सकती है और उस पुरुष को जेल हो सकता है। कोई भी कारण हो उसको कोर्ट में सिद्ध कीजिए। अब कोई महिला हिंदू महिला ही है और उसका पति उसको तलाक देना चाहते हैं तो भाई कोर्ट में जाके साबित कीजिए, कोर्ट देगा तलाक आपको। किस लिए तलाक दिया जाता है, राज्य सरकार उस व्यक्तियों को क्या प्रावधान किया गया है, क्या तरीका है, यह सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है अनुच्छेद 45 कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है ना। अनुच्छेद 44-45 क्या कहता है? ये भी सरकार चाहेगा तो करेगा, चाहे तो नहीं करेगा। 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य का देखभाल सरकार करती है। अब सरकार का मन रहेगा करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, लेकिन करती है। अब पोलियो की खुराक सरकार चलाती है। अब जितना बच्चा का टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है, एमएमआर का टीका लगता है, टेटनस का लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है ना, तो सरकार फ्री निकालती है नहीं निकालती टीका को? आप उसके लिए सरकार ने एक संस्था भी स्थापित कर रखा है जिसे बोलते हैं समेकित बाल विकास कार्यक्रम, है ना। इसकी शुरुआत हुआ था 1975 में। 2 नंबर ये भी सवाल आया हुआ एग्जाम में, समेकित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1975 में। अब सरकार चाहेगी, तो पोलियो बंद हो गया, पोलियो बंद कर दी सरकार ने पोलियो की खुराक बंद कर दी हिंदुस्तान में। पहले हर महीना को 1 से 5 तारीख तक 5 वर्ष से बच्चों को
जो पोलियो की खुराक दी जाती थी। लेकिन अब हमारा देश क्या हुआ, पोलियो मुक्त हो चुका है। अब अपना देश जो है वो क्या हुआ बेटा, पोलियो मुक्त है। अब हमारे देश में पोलियो अब नहीं होता। पहले के लोग क्या थे, पहले हमारे चल नहीं पा रहा, उसके साथ कई प्रकार की समस्याएं हो रही है। तो सरकार वैसे बच्चों को जिनका 6 साल उम्र है, वैसे बच्चों को फ्री में देखभाल करता है, फ्री स्वास्थ्य ट्रीटमेंट देता है। और ये सरकार का मर्जी, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये जन कल्याण नीति नहीं दे सकता तो मैंने क्या हुआ, जन कल्याणकारी सरकार। मौलिक अधिकार का क्या हुआ, जो जन्म से अधिकार प्राप्त है। और राज्य का नीति निर्देशन सिद्धांत क्या हुआ, जो सरकार के द्वारा हमें अधिकार दिया गया हो। सरकार के द्वारा जो हमारे भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जो हमें दिया गया है, उसे बोलते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर प्रतिबंध लगाएगी आर्टिकल 46 है ना। सरकार क्या करेगी, सुनो, सरकार 46 में SC/ST है। सरकार SC और ST को, SC/ST और OBC को विशेष आरक्षण प्रदान करेगी। ये भी सरकार का मर्जी, करेगा कि नहीं करेगा वो भी सरकार का मर्जी। सरकार का इच्छा है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टेबलिंग कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास है जिसे बोलते हैं अति पिछड़ा वर्ग, ये तीनों वर्ग को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार पे डिपेंडेबल। सरकार चाहेगा, अभी ओबीसी का आरक्षण कितना परसेंट है, 32%। सरकार चाहेगा इसको 14% कर देने के, सरकार कर सकती है। सरकार चाहेगा जीरो कर सकती है। सरकार चाहेगी किसी भी जाति को ओबीसी में डाल देने के लिए, किसी जाति को एससी में कर देने के लिए, किसी सरकार को एसटी, सरकार का मन देखेगा। सरकार अच्छा फलना जाती है, आर्थिक रूप से बड़ा पिछड़ा है, विकास नहीं कर रहा है, चलो इसको ओबीसी में डाल दो। अच्छा ओबीसी का ये वर्ग जो है ये ओबीसी लायक नहीं है, बहुत ही पिछड़ा है, चलो इसको एससी में कर दो, सरकार उसके लिए एससी का प्रावधान कर सकता हुआ था। अभी एक जाति है लोहार, है ना, लोहार को बिहार सरकार में, बिहार में हमारे यहाँ एससी में शामिल कर दिया गया, फिर से एससी में से बाहर निकालकर उसको कहा कर दिया गया, ओबीसी में। तो एससी एसटी ओबीसी में जो आरक्षण की प्रावधान है वो सरकार कर सकता है, फिर कर सकता है बोल रहे, करे हुए करेगा, ये गारंटी नहीं। सरकार के मन जन कल्याण की फलना जाति पीछे है, फलना वर्ग पीछे है, उसको इस व्यवस्था में डाला जाए। ये नहीं कि 46 आर्टिकल बोल रहा है कि ना हमको आरक्षण चाहिए, अरे सरकार पे डिपेंड। ओबीसी में डाला गया, ईबीसी में कर दिया। ओबीसी में भी कई वर्ग है, एक BC 1 है, एक BC 2 है, BC 1 है, BC 2 है। अब BC 1 जो है ना, बैकवर्ड क्लास नेचर 1, बैकवर्ड क्लास नेचर 2, तो 1 को विशेष आरक्षण है और 2 को कम है, तो किसी को B से 2, 2 से 1 कर दिया, यानी ओबीसी में भी कई लोग ऐसे हैं। फिर ओबीसी में भी एक और वर्ग है, BC में एक वर्ग और है, इसका नाम है EBC। क्या नाम है? EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो उसको वैसे वर्गों को, तो ये सभी जो है वो सरकार निर्धारित करता है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको कितना आरक्षण देना है, किस प्रकार से उसके लिए प्रावधान करना है, किस प्रकार से उसके लिए काम करना है, ये सारा दाई वो देखेगा, सरकार देखेगा, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। अनुच्छेद 47, हाँ इसमें क्या है, अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि सरकार जो है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखो बिहार में लगा हुआ है, सरकार का मर्जी, लगा भी सकता है और चालू भी कर सकता है। अब देखो देश में भारत भी है और देश नंबर गोतीवा झारखंड भी है ना, तो झारखंड में आर्टिकल 47 नहीं लगा हुआ है। झारखंड में आर्टिकल 47 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, लेकिन बिहार में आर्टिकल 47 लगा हुआ है। बिहार में क्या है, शराबबंदी है। तो क्या बोले, ये 36 से 51 तक ये जो है तुम कुछ नहीं कर सकता, ना न्यायालय कुछ कर सकता,
जे करेगा सरकार करेगा। वो सरकार चाहेगी कि देश में गुटखा बिक, राज्य में गुटखा बिकना है कि नहीं बिकना है, महुआ दारू बिकना है कि नहीं बिकना है, शराब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सारा जो है वो राज्य सरकार डिसाइड करता है। क्यों डिसाइड करता है? ये राजनीति निर्देशक सिद्धांत है। कौन सिद्धांत है? राजनीति। सरकार का मर्जी है, पेड़ लगाएगा काटे उसका मर्जी है। पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण है ना। सरकार पर्यावरण को संरक्षित भी कर सकता है और पर्यावरण में रहने वाले जो पेड़ जंगल में जो रहते हैं उसे बोलते हैं वन्य जीव या वन्य प्राणी, उसे भी संरक्षित करने का उनको पास अधिकार है। सरकार ने इसके लिए कई प्रकार के कदम भी उठाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ वाल्मीकि अभ्यारण्य है चंपारण में, कुशेश्वर अभ्यारण्य है, कांवर अभ्यारण्य है। ऐसे बिहार में कई अभ्यारण्य है। आप पढ़े होंगे जिम नेशनल कॉर्बेट के बारे में, एक सिंह काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सब क्या है? सरकार का मन के ऊपर है, स्थापित भी कर सकता है, स्थापित नहीं कर सकता। ऐसा क्यों भाई? राजनीति से सवाल आया हुआ है कि पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो अधिकतर लड़का माल बोलता है, कंफ्यूज होता है कि सब जानता है मौलिक कर्तव्य। अच्छा, पर्यावरण के प्रति संरक्षण के भाव, अरे मौलिक कर्तव्य है, जबकि मौलिक कर्तव्य नहीं है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसमें क्वेश्चन देंगे टेस्ट में तुमको। टेस्ट होगा पॉलिटिकल साइंस का भाग 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 नहीं, संविधान के पृष्ठभूमि तक। संविधान का जो निर्माण जहां हम शुरू किए थे वहां से टेस्ट होगा आपका, और वहां से हम सवाल पूछेंगे और बहुत जल्द टेस्ट होगा। हो सकता संडे को। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा सरकार करेगी, है ना। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है। अब आता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिकों का दायित्व है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन सरकार भी करेगी। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा सरकार करेगी। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। सिंपल सी बात। आज देखो आप नालंदा म्यूजियम देखो, सरकार चाहा तो उसको आप एक म्यूजियम घोषित कर दिया, खंडर को टिकट लेना शुरू कर दिया, चाहे सरकार उसको फ्री भी कर सकता है। सरकार देखो 52 दुआरी 56 दुआरी ऐसे है ना, धर्मांकन तो है, ये भी पूरा तात्विक स्थल है, राष्ट्रीय स्मारक नहीं है। अगर सरकार चाहेगा कि नहीं इसका भी इतिहास से कुछ संबंध है और इसको भी संरक्षित किया जाए, तो सरकार वहां पर आर्टिकल 49 का प्रयोग करके उसे अपने दिन लेकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके उसका पुनर्निर्माण करके उसकी रक्षा करने का दायित्व खुद लेगा। लेकिन सरकार का मन नहीं, क्यों है? क्यों मन नहीं है? या मन करेगा भी तो करेगा, क्यों? क्योंकि राजनीति निर्देशक सिद्धांत के अधीन आता है। इसमें यह कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, केवल, फिर से बोल रहे हैं, केवल सरकार के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग, बिल्कुल अलग है। कार्यपालिका जो होता है वो अधीन है किसी का, लेकिन न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। कार्यपालिका जो है असंवैधानिक है। कार्यपालिका जो है इसका चुनाव होता है, बदलता है, लेकिन न्यायपालिका जो है एक संवैधानिक संस्था है। हम जब पढ़ाएंगे कि भाई सरकार के कितने अंग है, तो सरकार के 3 अंग है। कौन कौन अंग है? भाग 5 पढ़ना है ना। कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। कौन है? ये विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। भाग 5 में पहले इसी समझे कि सरकार कैसे चलती है, संसद के कितने अंग होते हैं, ये सारा चीज पढ़ेंगे। देश कैसे चलता है, अभी इसके बाद हम देश को चलाएंगे, तब तो समझ में आएगा कि वोट किसको दे। आप देश को सोचिए और देश में सोचकर
आप देश में अपने आप को कहां पाते हैं वहां सोचिए और उस सोच कर वोट कीजिए, और जहां पर नहीं है अपने अधिकारों की मांग कीजिए। यही लोकतंत्र है। सब नेता मूर्ख नहीं है। अब बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं, सब नेता मूर्ख नहीं है। अब मत सोचिएगा कि अभी भी अनपढ़ 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 लोग बन रहे हैं हमारे देश में। नहीं, अब सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ के जा रहे हैं। मोटी मोटी किताब होते हैं। जब टीवी पे डिबेट होता है ना, तो जब एंकर पूछता है बड़े बड़े कठिन सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देना पड़ता है उसको, तो ये सब चीज की जानकारी उनके पास होती है। अब नेता लोग अनपढ़ नहीं है, जनता लोग ही पढ़े लिखे होंगे। पर जनता अनपढ़ था तो नेता भी अनपढ़ था। अब जनता पढ़ा लिखा है, सवाल पूछेगा जवाब देना उसको है, जवाब देंगे पढ़ना पड़ता है। अब हम अनपढ़ थे, तुम लोग पढ़ा लिखा होता, तब तुमको पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं सर, कार पढ़ा लिखा क्या है सर, पता है ना, मैं पता है ना, तो पढ़ा लिखी। तो ये जरूरी है, इसलिए शिक्षित लोगों को गद्दी बैठाई। और देखो ना क्या हुआ नेपाल में, रात में क्या हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, शांति स्थापित करना। एक देश का मर्जी, तुम नहीं कुछ कर सकते, सरकार की मर्जी है केकरा से हम मोबाइल खरीदबे, केकरा से हम नहीं खरीदबे, कौन संगठन में शामिल होवे, तुम बोलेगा? नहीं बोल सकता। इंडिया ब्रिक्स में है, इंडिया सेक्टो में भी है, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया सार्क में भी है कि नहीं? देखिए इंडिया ओपेक में नहीं है ना, इंडिया आसियान में नहीं है ना, ऐसे भी इंडिया यूएनओ में भी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है, न्यूयॉर्क। उसका अलग अलग संगठन पढ़ेंगे, यूएनओ पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ा दिए हैं क्या? तुम लोग को पढ़ा दिए है? यूएनओ ने पढ़ा है ना, कुछ छूट पढ़ा है, अभी तो चालू है। वो उत्तराखंड पढ़ाए थे, पहला फाउंडेशन पढ़ाए नहीं मैंने, पहला फाउंडेशन पढ़ाए ही नो, ऐसा बात थोड़ी है। आसियान बताए हैं, ओपेक बताए हैं, सार्क बताए हैं। जैसे ज्योग्राफी पढ़ना है, वो सॉरी तो ज्योग्राफी पढ़ना है ना, तो ये सब करना है आपको, है ना। तो इस प्रकार से आज आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बन के आता है। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है बेटा वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्या अंतर हो गया? तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, और जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में रखा गया। जो अंतर है वो आपके नोट्स में जरूर मिल जाएगा, है ना। अब आइए, अब खाली अधिकार मत सोचो, अरे भाई देश के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है, देश के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है, कि खाली अधिकार पड़ेगा? नहीं, देश के लिए कुछ करना है। अब हम पढ़ेंगे भाग 4 के क, भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 के क, सॉरी अनुच्छेद 51 के क। विषय है क्या? मौलिक कर्तव्य, देश के लिए दायित्व, मौलिक कर्तव्य। आपको बता देना चाहते हैं सवाल कहां कहां से आएगा कि भाई भाग 4 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 51 में है। मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपको बताते हैं, हमारे संविधान के कैमा संशोधन? 42वां संशोधन। कैमा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किनकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यह भी सवाल आया हुआ है ना, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
जोड़ा गया है। यह रूस के संविधान से लिया गया है। रूस को पहले कहते थे सोवियत संघ, सोवियत, यानी सोवियत संघ से। यानी भाग 4 के क में क्या है बेटा? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद कितना में बेटा? 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ बेटा? 1976 में हुआ। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यह किस सिफारिश पे हुआ बेटा? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। यह किस देश के संविधान से लिया गया जी? सोवियत संघ, रूस से। सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। तो लिख भी सकते हो, लिखा हुआ भी नोट्स में है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक अधिकार कौन था? बचवा के पढ़ाने वाला रे। शिक्षा का अधिकार जो होता है 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसमें ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य दिया गया, तुम गार्जियन पुत्र पढ़ाओ। अब ऐसा नहीं कि तुम मौलिक कर्तव्य को पालन नहीं करो तो जेल होगा, जेल नहीं होगा भाई। तुम्हारा ड्यूटी है कि भाई सब देश के तुमको देवे करेगा कि तू देश के लिए तुम भी कुछ देगा, और देश के लिए तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा ड्यूटी है, वही मौलिक कर्तव्य है। इसके करने तुम बाद नहीं हो, लेकिन देश के नागरिक होने के लिए तुम्हारे अंदर भी तो कुछ बात चाहिए, अच्छाई चाहिए, नैतिकता चाहिए। और 2002 में हमारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, एक और जोड़ा गया, और इसकी संख्या कितना हो गया? 11 हो गया, जिसने लड़का भी बताया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में ऐड कर दिया गया है कि भाई किसी माता पिता अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल भेजना अति अनिवार्य है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। और 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपके नोट्स में दिया हुआ है, दिया हुआ। लाओ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता तथा अभिभावक को विद्यालय भेजना। एक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। चलो कल जीडी रहेगा, पूरा डिस्कशन, रिवीजन क्लास, और उसके बाद उसी जीडी से आपका रहेगा टेस्ट। बस याद रखिएगा, यानी संविधान को सम्मान कीजिए। जो संवैधानिक संस्था है, जैसे न्यायपालिका है, संसद है, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करो। क्या करो? अब राष्ट्रीय गान बज रहा है टीवी में तो खड़ा होना चाहिए, अब बैठा नहीं तो को फांसी नहीं देते, लेकिन तो दायित्व है कि भाई इसका कम से कम सम्मान करना चाहिए। दूसरा लिखेगा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करना। पालन जिसे उद्देश्य से उन्नति हो। नारा बहुत सारे दिए थे, कुछ ऐसा बात बताया गया था जो देना है, ये वो सब चीज का पालन कीजिए। नहीं भी कीजिएगा तो फांसी नहीं मिलेगा, मौलिक कर्तव्य है। तीसरा लिखिएगा, देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना।
देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। चौथा, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना सबका मौलिक कर्तव्य है। सेवा करना। पांचवा, देश के लोगों में, देश के लोगों में देश के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ भाईचारा का भाव रखना। देश के लोगों के साथ भाईचारा का भाव रखना। कितना हुआ? 5। छठा लिखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना, अंधविश्वास को दूर करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। छठा लिखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। सातवां लिखिएगा, देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की, देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की, गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। 8वां, पर्यावरण वन जीवों की रक्षा करना। आया ना जी? पर्यावरण तथा वन प्राणियों की रक्षा करना। पर्यावरण तथा वन प्राणियों की रक्षा करना। वन प्राणियों की रक्षा करना। अगला, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, जिसमें सभी का अधिकार है। कोई म्यूजियम है, कोई स्मारक है, तो देखते हो सब लिखता दिल पारता है और लिखा बउआ का नाम और सोना का नाम, चोटा चोटी। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना। 10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई करने के लिए तैयार रहना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई करने के लिए तैयार रहना। और छठ में झाड़ू मारे काम है या कोई भी काम है या बाढ़ आ गए तो भाई उसको मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई करने के लिए तैयार रहना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 11वां यही है। 11वां लिखे, आइएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक को उसे विद्यालय भेजने का, उसे विद्यालय भेजने का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए। एक है 21 के क और एक है 51 के क। 21 से क में क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कितना में? 21 के का। ये क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक क्या है? अधिकार है। और 51 क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजना हर अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। इसको नोट में लिख सकते हैं आप। ये अलग चीज, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए कर दिए क्लियर। और हम ऐसी देवे करेंगे क्वेश्चन, याद रखिएगा।